नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। झारखंड में पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे रघुवर दास। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नाम पर मुहर। 28 दिसंबर को लेंगे शपथ। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का दारोमदार पीडीपी पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दोहराया समर्थन का ऐलान। राम माधव और मुजफ्फर बेग के बीच भी हुई बात। असम में उग्रवादियों के खिलाफ आक्रामक हुआ सेना का अभियान। सुरक्षा हालात को लेकर गृह मंत्री से मिले सेना प्रमुख। पड़ोसी देशों से भी मदद की अपील। हवाला और ड्रग्स रैकेट केस में प्रवर्तन निदेशालय ने की पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम मजीठिया से पूछताछ। विपक्ष ने की इस्तीफे की मांग। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। कोहरे की वजह से 8 ट्रेनें रद्द। 80 से ज्यादा तय समय से देरी से उड़ानों पर भी असर। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। राज्यपाल सैयद अहमद ने आज मुलाकात कर उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। और उससे पहले रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक में रघुवर दास को नेता चुना गया। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 दिसंबर को होगा। रांची में शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत की। विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने रघुवर दास के नाम का प्रस्ताव रखा। सरयू राय और सीपी सिंह ने उनके नाम का समर्थन किया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रघुवर दास ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से रघुवर दास जी को विधायक दल का नेता के रूप में उसको स्वीकार किया। मैं अपनी ओर से और अपने सहयोगियों की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। झारखंड के पिछले 14 साल के इतिहास में रघुवर दास राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले रघुवर दास साल 1980 में बीजेपी के गठन के साथ ही उससे जुड़े। 1995 से लगातार विधायक चुने गए रघुवर दास अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। 30 दिसंबर 2009 से 29 मई 2010 तक वो झारखंड के उप मुख्यमंत्री भी रहे। इस बार जमशेदपुर पूर्व सीट पर उन्होंने करीब 70,000 वोट से जीत हासिल की। रघुवर दास ने राज्य के विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो जनता की आकांक्षाएं हैं, उस आकांक्षाएं को हम पूरा करेंगे और विकास और सुशासन इस राज्य की पहली प्राथमिकता रहेगी। कि इन 14 वर्षों में जो झारखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, तो अब झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड का निर्माण और पारदर्शी शासन हमारी प्राथमिकता रहेगी। नई सरकार का शपथ ग्रहण 28 दिसंबर को रांची के बिरसा मुंडा ग्राउंड में होगा। नया राज्य बनने के बाद झारखंड में इस बार चुनाव में पहली बार बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। 81 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी एजेएसयू गठबंधन को 42 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेरा साहब मौजूद हैं। स्वागत है उमाकांत जी। सबसे पहले तो रघुवर दास जी का नाम का चयन, कुछ चर्चाएं चल रही थी लगातार लंबे अरसे से। मैं कहूँ कि उसी दिशा में दिख रहा था, या फिर आपको लगा कि कुछ चौंकाने वाले नाम भी हो सकते थे? देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो नाम है रघुवर दास जी का, ये रघुवर दास जी बहुत पहले से सुर्खियों में थे और भारतीय जनता पार्टी की जो 3-4 जो प्रमुख नेता है राज्य के, उनमें से एक थे ये ठीक बात है कि बीजेपी के पास कोई बड़ा फेस नहीं था और ज़्यादातर जो नेता थे उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए बीजेपी ने के पास अगर दूसरे जो अर्जुन मुंडा थे वो जीत जाते तो बीजेपी के पास एक आदिवासी जो दिग्गज थे वो हार गए,
तो ऑप्शन के तौर पर ये थी या फिर बीजेपी की रणनीति थी कि जो अब अलग अलग राज्यों में मैंने देखा है कि जो अब तक मुख्यमंत्री रहे जिन मैं कहूँ कि संगठनों से समाज के वर्ग से उससे अलग हटकर नए प्रयोग देखिए बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया, वो प्रयोग उन्होंने हरियाणा में भी किया, वही प्रयोग कि भाई जिस जमात के लोग हमें ज़्यादा समर्थन करते हैं, बेसिक चीज़ उसका सोच ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो शहरी वोट पड़ा है, झारखंड के शहरों का वोट पड़ा है और नॉन आदिवासी वोट पड़ा है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी ने वो तुरुप का पत्ता खेला जो उन्होंने हरियाणा में खेला। वहाँ मोहनलाल खट्टर जी को उन्होंने चीफ मुख्यमंत्री बनाया, तो वो उन्होंने देखा कि भाई ऐसी जो आकांक्षाएं, जो वर्ग हमको वोट ज़्यादा मात्रा में 80% और 60% में वोट दे रहा है, तो हम उसको अलग हट करके हम क्यों इस तरह से जाति के मुद्दे पर वोट डालें। और ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ये चीज़ को छिपाया नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान पूरी इस शिद्दत से इस बात को कहा कि देखिए हमारा जो मुद्दा है वो अच्छा शासन देंगे, हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे, हम क्षेत्र की राजनीति नहीं करेंगे, हम देंगे कि जो स्वच्छ छवि होगी, विकास होगा। और इस चुनाव में चूंकि मोदी जी का तुरुप का पत्ता बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राज्य के चुनाव में किया। घोषणा पत्र में जो बुनियादी सवाल है कि जो जैसे उत्तराखंड राज्य बना, झारखंड बना, इनको दोनों राज्यों को 14 साल हो गए। जो फंडामेंटल जो सवाल है वो पिछले 14 साल से ये है कि वहाँ झारखंड में विकास की अवधारणा अभी तक विकसित नहीं हुई, और जो मिनरल के क्षेत्र में जो खनिज संपदा के लिए पूरा राज्य पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है और 40% देश की जो खनिज संपदा है वो झारखंड में है, और इसके बाद भी वो राज्य गरीब है। न केवल गरीब है, वो राज्य भ्रष्टाचार में से पीड़ित नंबर पर आता है। और जो राज्य बनने के बाद, राज्य तो बन गया लेकिन रातों रात राज्य बनने के बाद जो उत्तराखंड की राजनीतिक अस्थिरता की हालत हुई, वही राजनीतिक अस्थिरता की इसी मुद्दे पर आना चाहता कि क्या अब बीजेपी यहाँ पर स्थायी सरकार देती हुई दिख रही है गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ, या फिर कहीं कोई संकट या फिर अवरोध आपको नजर आ रहे हैं? देखिए ऐसा कि दो चीजें हैं, एक मनोवैज्ञानिक है कि देखिए जो झारखंड को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि झारखंड एक आदिवासी प्रदेश है, वहाँ 32% आदिवासी आबादी है। तो उस आदिवासी आबादी के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक रूप से थोड़ा कठिनाई होगी कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तत्काल जो घोषणा जो खबरें आ रही हैं कि जो गैर आदिवासी संगठन है वो एकजुट हो गए हैं और वो बाइकआउट करेंगे, तो ये मनोवैज्ञानिक ढंग से असर पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत असर पड़ेगा। ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जो मनोवैज्ञानिक क्राइसिस इसको कह सकते हैं, इस संकट को किस ढंग से टैकल करती है। क्योंकि उप मुख्यमंत्री के रूप में वो नीलकंठ साहब हैं, उनको जो नीलकंठ मुंडा जी हैं, उनको वो उप मुख्यमंत्री बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और बनाने के साथ घोषणा। लेकिन जिस प्रदेश की पहचान आदिवासियों के पहचान के तौर पर होती हो, जहाँ की कला संस्कृति हो, और वहाँ पर गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या वाकई हरियाणा एक अगर उदाहरण है बीजेपी के सामने, तो उतना ही आसान झारखंड आपको दिख रहा है? क्योंकि यहाँ की जमीन हरियाणा की कॉम्बिनेशन से खासी अलग दिखती है। बिल्कुल दिखती है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग उत्तराखंड में भी किया था, जब उन्होंने नित्यानंद स्वामी को मुख्यमंत्री बनाया था, जो कि उत्तराखंड मूल के निवासी नहीं थे। और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हुआ कुछ ही दिन में कि हमने बहुत भारी गलती की, और 6-7 महीने के बाद उन्होंने नित्यानंद स्वामी को हटाने का फैसला किया गया। तो उसी तर्ज पर यह है कि लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं 14 साल में, अब वहाँ पर जो मोदी साहब का जो एजेंडा है, उनकी पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, वो गुड गवर्नेंस, विकास की बात, बेरोजगारी हटाने की बात, झारखंड से पलायन रोकने की बात, इन सारे मुद्दों पर कितनी ये आने वाले दिन बताएंगे, आने वाले 1 महीने 2 महीने कि ये किस तरह से समस्या को टैकल करते हैं। ये निश्चित रूप से क्राइसिस है, निश्चित रूप से चुनौती है। और उस मुख्यमंत्री के नाम पर कहा जा रहा है कि अभी शपथ नहीं, लेकिन उससे पहले भी उनके खिलाफ जो आरोप थे उसको लेकर अब उनकी ही पार्टी के कुछ लोग या विरोधी उसे ज्यादा इस वक्त उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, राजनीति में क्या होता है कि जो कम बुराई होती है और जो अधिक बुराई होती है, तो जो कम बुराई वाले व्यक्ति का चयन किया जाता है। और मुझे लग रहा है कि जब सबसे फॉर्मिडेबल कैंडिडेट ये थे, और इसीलिए सरयू राय जो प्रदेश के प्रमुख नेता हैं, उन सरयू राय को ने आज इनके नाम का प्रस्ताव रखा, और उसके बाद सरयू राय को ऐसी खबरें हैं कि उनको स्पीकर बनाया जाएगा। और सारे गुटों को साथ लेकर के अब समस्या भारतीय जनता पार्टी के सामने एक क्राइसिस है, इस क्राइसिस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो राजनीतिक पंडित है वो भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अपने बूते पर लड़ा था, और जो उनकी प्रमुख सहयोगी दल था आजसू, जिसके 5 विधायक जीते हैं,
मुझे लग रहा है कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इतना जल्दी कोई दूसरी पार्टी सरकार बनाने की हालात में नहीं। जो राजनीतिक हालात है, जो राजनीतिक गणित है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती फिलहाल नहीं है। और मुझे लग रहा है कि पहली बार 14 साल में एक स्थिर सरकार के लिए समर्थन अगर राज्य में मिला है। लेकिन विजन अगर मैं कहूँ डेवलपमेंट को लेकर, जो झारखंड की सबसे बड़ी जरूरत है, जी, प्रति व्यक्ति आय सबसे कमजोर दिख रही है, भले ही वो रिच इलाका माना जाता है संसाधनों के लिहाज से, उस लिहाज से अगर रघुवर दास जी के मैं विजन की बात करूं, किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे अरसे से उनको देखा और कवर किया हुआ है, क्या वाकई आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों के बीच सामंजस्य और उन दोनों को विकास के पायदान पर खड़ा करने की कुव्वत आपको दिख रही है? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि आप विकास की अवधारणा खड़ी करें। विकास की अवधारणा सबको साथ लेके, सांस्कृतिक रूप से भी लोगों को साथ जोड़ना होगा, भाषाई रूप में भी लोगों को साथ जोड़ना पड़ेगा, क्षेत्रीय रूप में भी लोगों को साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड राज्य अलग हुआ, उन सवालों का समाधान नई सरकार को करना पड़ेगा। और 14 साल में हुआ क्या कि 14 साल में विकास की पटड़ी से, जो आज विकास का जो मुद्दा सबसे बड़ा इस चुनाव में था, वो क्यों था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले 14 साल में विकास नाम की कोई बात नहीं हुई है। क्योंकि वहाँ बेसिकली जब कोई भी सरकार अस्थिर होती है, कहीं अस्थिरता होती है, वो राज्य में सुशासन नहीं होता, तो वहाँ भ्रष्टाचार होता है। आज झारखंड किस लिए माना जाता है? भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। आज झारखंड नौकरशाही, बेलगाम नौकरशाही के लिए जाना जाता है। तो ऐसी वो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वहाँ कोई स्थिर सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं रही। आप जब दूसरे की बैसाखी पर व्यवस्था को चलाएंगे, दूसरे की बैसाखी पर सरकार चलाएंगे, तो आप एक कठपुतली, जो भी सरकार चलेगी वो कठपुतली सरकार। वहाँ की जनता के लिहाज से मकान जी, क्योंकि सभी पार्टियों को उन्होंने टेस्ट किया, और बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की, सबकी सरकारें रही। ऐसे में क्या फर्क इस बार आपको नजर आ सकता है, या किस तरह के फर्क की जरूरत बीजेपी के रघुवर दास जी को होगी वहां? देखिए, इस समय देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये इनको एक फ्री हैंड होगा। इनकी दूसरे पर, चूंकि 37 लोग इनके अपने जीते हैं, 5 आजसू के जीते हैं, तो ये 42-42 इनको सामान्य बहुमत, 1 से बहुमत है। दूसरी बात है कि इनके पास बाहर भी इनके पास सपोर्ट है, क्योंकि जो मरांडी साहब हैं, जो झारखंड विकास मोर्चा के जो पार्टी उनकी जीती है, वो खुद हार गए चुनाव, तो वो पार्टी भी लगभग, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनके आंकड़ों के लिहाज से किसी तरफ देखना नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये एक स्थिर सरकार है, जो अपने जन्म काल से स्थिर सरकार है, और ये अगर अच्छा काम करेगी, ये सबको साथ लेकर के चलेगी, तो आने वाले टाइम पर इनको पार्टी के बाहर जो 41-42 लोग जीत करके आए, उसके बाहर भी इनको सपोर्ट की संभावना है। कि काम करना पड़ेगा, संख्या नहीं है या अल्पमत की सरकार, ये बहाना नहीं बना सकती। नहीं, हाँ, ये बहाना, ये पहली बार हुआ है कि एक सामान्य अच्छा संकेत है कि झारखंड की राजनीति में एक नया प्रयोग हुआ है इस चुनाव के जरिए। और जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भी बहुत ज़्यादा बाकी लोगों से संयमित व्यक्ति हैं। वो 5 बार विधायक रह चुके हैं, वो ग्रास रूट से निकले हुए कार्यकर्ता है, वो अपनी छवि के मुताबिक ऐसे समझौते नहीं करेंगे जिससे राज्य के में विकास के किसी ढांचे को या विकास की जो रफ्तार है उसको गति में कोई रुकावट पैदा हो। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी रुकावट उनके सामने खड़ी नहीं होने वाली, ऐसा मुझे लगता है। और चुनौतियां उनके सामने होंगी, जो चुनौतियां आज, पहली चुनौती तो यही हो गई कि आदिवासी, जो गैर आदिवासी का जो ठप्पा है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही भावुक है, बहुत संवेदनशील है। और जो आदिवासी लोग हैं झारखंड के, जिनके नाम पर, जिनका लंबा आंदोलन 50 साल तक चलता रहा राज्य की मांग को लेकर के, वहाँ के खनिज संपदा की लूट के खिलाफ जो आंदोलन चलता रहा, मुझे लग रहा है कि एक सही नई राजनीतिक धारा को चलाने का एक नया मुकाम, नया नया मिला। लेकिन आपके हिसाब से बड़ी जो परेशानी हो सकती है वो यही है कि गैर आदिवासी होने का जो ठप्पा है, और आदिवासियों के लिहाज से उनके जो विकास के पैमाने होंगे वो क्या होंगे, किस तरीके से एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, इस पर सबसे ज्यादा नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत जी, इस मसले पर बातचीत करने का। नमस्कार। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 26 से बढ़ाकर 49% करने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी। साथ ही कोयला ब्लॉक नीलामी से जुड़े अध्यादेश पर भी दस्तखत कर दिए। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में अतिरिक्त विदेशी निवेश लाने और रद्द कोयला खानों को फिर से आवंटित करने का रास्ता साफ हो गया। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के अगले दिन 24 दिसंबर को कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में अध्यादेश लाने
और कोयला अध्यादेश को फिर से जारी करने की मंजूरी दी थी, क्योंकि बीते शीतकालीन सत्र में संसद में जबरन धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर गतिरोध के चलते इन विधेयकों पर चर्चा नहीं हो सकी। बजट की तैयारियों के सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ मुलाकात की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि ज्यादातर राज्य जीएसटी को जल्द लागू करने के पक्ष में हैं। अधिकतर राज्य जो आए, लगभग सभी राज्य जीएसटी को जल्दी लागू करने के पक्ष में हैं और उनकी विचार ये था कि जो एक फॉर्मूला बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में रिफ्लेक्टेड है, वो एक बैलेंस्ड तरीके से बना है। हवाला और ड्रग्स रैकेट केस में प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार के राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया का आज बयान दर्ज किया। जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में मजीठिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। राज्य में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस मसले पर मजीठिया के इस्तीफे की मांग की है। बिक्रम सिंह मजीठिया को हवाला और ड्रग्स से जुड़े 6000 करोड़ रुपए के मामले में तलब किया गया था। मजीठिया का बयान धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी PMLA के तहत दर्ज किया गया। I have come. I did not. I could have easily asked for a date. I did not. The first given instance, I was here, and I have said all along that the truth will come out and we will all for you to know. ईडी का जो समन किया गया वो एक्यूज्ड के तौर पे नहीं किया गया, एक विटनेस के तौर पे किया गया। उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो किस चीज का आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं? मजीठिया को ईडी का समन जारी होने के बाद से ही पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। पंजाब के मंत्री श्री विक्रम मजीठिया को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और भारतीय जनता पार्टी, ये उनका इस्तीफा ना लेना उनकी बदनीयती को दर्शाता है। मार्च 2013 में पंजाब में ड्रग्स तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। NRI अनूप सिंह कोहली की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में मजीठिया का नाम सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा कर्मियों की खुदकुशी के मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार काम के हालात को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है, जिनमें छुट्टियों की उदार नीतियां और जवानों के लिए मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग शामिल है। जवानों की खुदकुशी के मामलों में साल दर साल कमी आई है, लेकिन हालात चिंताजनक हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में अब तक थल सेना के 76 जवानों ने खुदकुशी की, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 86 था। 2012 में 95 और 2011 में 105 जवानों ने आत्महत्या की। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए मोर्चे से निकाल के थोड़ा पीछे लाके उसको अगर महीने में भी 48 घंटे का एक ब्रेक दे दिया जाए, उनके लिए एक फैसिलिटी क्रिएट करें जहां उन पर कोई बंदिश नहीं हो। लोकसभा में भी सरकार ने माना कि तमाम कोशिशों के बाद भी रक्षा कर्मियों की आत्महत्या के मामले रुक नहीं रहे। जानकार मानते हैं कि ऐसी घटनाओं का कारण ज्यादातर जवानों की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जिसे समझना जरूरी है। अगर आप हमारे जवानों से बात करें, उनके परिवार के साथ अगर कुछ हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे तो शायद इसको हम बेहतर समझ सकेंगे। जाहिर है, सरहदों पर जटिल हालात में महीनों परिवार से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे जवानों की सुविधाओं का ध्यान रखना जरूरी है। जवानों का मनोबल बढ़ाए बिना ऐसे मामलों में कमी करना मुश्किल है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सेना ने सुरक्षा बलों के साथ असम में उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान छेड़ दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सुरक्षा हालात पर जानकारी देने के बाद सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने ये बात कही। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने असम में हुए नरसंहार में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पड़ोसी देशों से भी मदद की बात कही है। असम में बोडो उग्रवादियों के खिलाफ अभियान और तेज हो गया है। सेना प्रमुख ने गृह मंत्री से मुलाकात के बाद कहा कि उग्रवादी हिंसा रोकने के लिए असम में और सैनिक तैनात किए गए हैं। इस बीच सीमावर्ती इलाकों में आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए भूटान और म्यांमार से भी मदद ली जा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बारे में भूटान के शीर्ष नेतृत्व से बात कर सहमति बनाने का प्रयास किया। हमारी 66 कॉलम्स अभी वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू इंटेंसिफाई द ऑपरेशंस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज
has talked to the Bhutanese leadership at the highest level. We are also working on having contacts with others who could possibly help us in this. Once those are completed, I will share with you those details also. सुरक्षा बल अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में भी उग्रवादियों की तलाश कर रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को गृह मंत्री ने उग्रवादियों से किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया था। शिवसेना ने केंद्र से पूर्वोत्तर के हालात पर बारीकी से नजर रखने की बात कही है। वहीं जानकार भी असम हिंसा को बड़ी चुनौती मान रहे हैं। असम में हाल में जो भी खून खराबा हुआ है, ये भारतीय अंदरूनी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है और अभी स्वाभाविक है कि जिस संख्या में वहाँ पे लोगों को मारा गया है और जो भय पैदा हुआ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इस प्रकार का सैनिक कार्रवाई करना अभी ज़रूरी हो गया है। वहीं गुवाहाटी में हिंसा के खिलाफ शुक्रवार को लोग सड़कों पर उतरे। केंद्र सरकार असम में आदिवासियों पर हुए हमलों की जांच NIA से कराने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। हिंसा पीड़ित इलाकों में शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के 2000 जवानों को तैनात किया गया है। 23 दिसंबर को बोडो उग्रवादियों के आदिवासियों पर हुए हमलों, उसके बाद विरोध प्रदर्शन पर पुलिस फायरिंग और आदिवासियों की बोडो के खिलाफ हिंसा में अब तक 81 जानें जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने भले ही रेलवे के निजीकरण से इनकार किया हो, लेकिन बीते दिनों रेल मंत्रालय में लिए गए फैसलों से रेल यूनियनें पशोपेश में हैं। रेल के विकास के लिए रेल मंत्रालय कई चुनिंदा क्षेत्रों में विदेशी निवेश को अनुमति दे चुका है, जिसके खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने हड़ताल तक की चेतावनी दी है। सरकार ने रेलवे के ढांचागत विकास में निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। रेलवे के कई क्षेत्रों में निर्माण, परिचालन और रखरखाव में 100% FDI को मंजूरी मिल गई है। इनमें उपनगरीय गलियारा परियोजना, हाई स्पीड रेल परियोजना, डेडिकेटेड माल यातायात लाइनें, रेलवे विद्युतीकरण और रेल कोच निर्माण शामिल हैं। साथ ही सिग्नल प्रणाली, माल यातायात और यात्री टर्मिनल, मास रैपिड परिवहन प्रणाली को 100% FDI से पूरा किया जाएगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि इससे रेल के विकास को रफ्तार मिलेगी। हमने ये तय किया है कि रेल में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है। निवेश करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन सरकार के पास उपलब्ध न होने के कारण हम और तरीके से भी निवेश करने की बहुत सारी गुंजाइशें सोच रहे हैं। इसमें निजी क्षेत्र का भी निवेश होगा, यदि कोई आके निवेश करना चाहेगा, लेकिन रेल का निजीकरण नहीं होगा। हालांकि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने सरकार की इस मंशा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार परियोजनाओं में 100% FDI को मंजूरी दे रही है, तो फिर रेल के इन क्षेत्रों का निजीकरण कैसे नहीं होगा। हमारा ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है कि आप निवेश लाएंगे और निजीकरण नहीं होगा, तो इसको कुछ क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। हमने पहले ही निर्णय ले लिया है कि अगर सरकार अपने बढ़े हुए कदमों को पीछे नहीं खींचेगी, तो हम भी अपने बढ़े हुए कदम को पीछे खींचने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का काम करेंगे। राज्यसभा में रेलवे में FDI पर सवाल पूछने वाले CPM सांसद रीता ब्रता बनर्जी ने रेलवे को निजी हाथों में जाने को नुकसानदेह करार दिया। इंडियन रेलवे की ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसको कमर्शियल तरीके से देखना ठीक नहीं है। और खास करके अभी जो वर्ल्ड दुनिया भर का रवैया है, दुनिया का पैमाने अगर देखा जाएगा, मेजर मुल्क में ज़्यादातर मुल्क में ये जो रेल सिस्टम है ये पब्लिक गवर्नमेंट फंडेड सिस्टम है। हालांकि सरकार रेलवे में पारदर्शिता और आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रही है। सरकार की कोशिश FDI के साथ रेलवे के कायापलट की है, लेकिन निवेशकों की जवाबदेही तय करने के साथ रेल यूनियन को मना पाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन प्रेम के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी का सितम कम नहीं हो रहा। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के चलते आज दिल्ली से गुजरने वाली 8 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जबकि 80 से ज़्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। राजधानी में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री तो राजस्थान के पिलानी में पारा 1.3 डिग्री पर पहुंच गया है। दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह भी आसमान में घना कोहरा छाया रहा। इससे सड़क और रेल यातायात में दिक्कतें आईं। दिल्ली में शीतलहर से आम जनजीवन बेहाल है, तो उत्तर प्रदेश में ठंड जानलेवा साबित हो रही है। प्रदेश में ठंड और इससे जुड़ी घटनाओं में बीते 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई। ठंड बहुत है और इसी सारे आग ताप रहे और चाय पी रहे। जम्मू तवी एक्सप्रेस जो 4:30
राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। राजस्थान के पिलानी में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि चूरू का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री और सीकर में तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पड़ोसी राज्य हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और हिसार में 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पंजाब के अमृतसर में 4.8 डिग्री और लुधियाना में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों को घने कोहरे और शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेलबर्न में आज से शुरू हुए तीसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। भारत की ओर से मोहम्मद शमी और उमेश यादव ने 2-2 विकेट लिए। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोजर्स ने 57 और शेन वॉटसन ने 52 रन का योगदान दिया। स्टीव स्मिथ 72 और ब्रैड हेडन 23 रन बनाकर क्रीज पर हैं। खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद शमी और उमेश यादव को 2-2 विकेट मिले, जबकि आर अश्विन ने 1 विकेट चटकाया। 4 टेस्ट मैच की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है। उसने एडिलेड में पहला टेस्ट मैच 48 रन से और ब्रिस्बेन में दूसरा टेस्ट 4 विकेट से जीता था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।